नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन कोरोना के साथ-साथ ब्लैक फंगस, ये एक नई चीज़ निकल कर आई है और वो बहुत परेशानी का सबब आम आदमी के लिए बन चुकी है। कोरोना में रेमडेसिविर से लेके टोसिलजुमेब से लेकर कई दवाइयाँ, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस जो नई बीमारी निकल कर आई है, जो कोरोना की वजह से ही मानी जा सकती है। और इन सब बातों की पुष्टि करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने रेटिना सर्जन कुशाग्र जैन साहब। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर, ब्लैक फंगस क्या? ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। सर ये एक म्यूकर करके नाम है इस फंगस का। ब्लैक फंगस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो बीमारी होती है उससे हमारा स्किन का डिस्कलरेशन कलर ब्लैक हो जाता है। जो ये नेक्रोसिस या टिश्यू को सड़ा देता है, जहाँ पे भी इन्फेक्शन करता है वहां पे उसका कलर ब्लैक हो जाता है। इसलिए आमतौर पे लोगों के समझने के लिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, क्या ये अभी इस कोरोना काल में पैदा हुई बीमारी है, इसके पहले भी थी? नहीं, ये बीमारी काफी टाइम से है। इसके बारे में सुना हमने इसलिए आम जनता ने इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत रेयर मिलता था। ज्यादा रेयर भी नहीं, काफी केसेस देखने को पहले भी मिले हैं। हर किसी ने शायद पिछले 10 एक 12 साल में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनने 1 2 3 केस तो देखे ही होंगे। बट ये इतना ही रेयर था, इससे ज्यादा कॉमनली जितना अभी स्प्रेड हो रहा है इतना कभी भी कॉमन नहीं हुआ। इसलिए शायद आम जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस तरह के कुछ केस 3 से 4 केस मैंने पहले भी देखे थे प्री कोविड एरा में। बट अभी जो बहुत ही ज्यादा ये केसेस देखने में आ रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या? सर ये एक ऐसा फंगस है जिसको एक ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, कमजोर होता है, तब ये कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में तब बीमारी पैदा करते हैं। इस तरह के कई इन्फेक्शन होते हैं, उसमें से एक ये है म्यूकरमाइकोसिस। तो अभी जो कोरोना की वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही कम हो रही है, इसलिए सब इम्यून बूस्टर्स एंड मल्टीविटामिन एंड इन पे इतना जोर दिया जा रहा है अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है कोविड की वजह से, ऊपर से जिन लोगों को डायबिटीज है ऑलरेडी, उनमें और इन्फेक्शन होने की प्रोपेंसिटी ज्यादा होती है, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी और वीक होती है। तीसरी चीज, स्टेरॉइड्स काफी यूज किए जा रहे हैं कोविड के ट्रीटमेंट में। स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में सूजन कम करती हैं, इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, बट स्टेरॉइड्स का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि वो हमारी इम्यूनिटी भी कम करती है। तो कोविड है, वायरल इन्फेक्शन है, स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी कम होना, स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर लेवल्स भी बढ़ते हैं जो अपने आप में इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ा देती है हमारी बॉडी में। एक और चीज सर ये है कि जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है, जो काफी मात्रा में दी जा रही है अभी, उनमें जो हम फ्लो मीटर्स यूज कर रहे हैं, उनमें जो ट्यूबिंग्स यूज कर रहे हैं, ह्यूमिडिफायर्स यूज कर रहे हैं, उनके थ्रू भी, ये ट्यूबिंग्स के थ्रू भी ये फंगस, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर शायद नहीं हो पा रहा कई जगह पे, ये ट्यूबिंग्स में भी फंगस ग्रो करके पेशेंट के बॉडी में अंदर नेजल पैसेज में पहुंच रहा है। कई लोग जो घर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज कर रहे हैं, उसमें जो पानी यूज होना चाहिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में, वो स्टेराइल होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर यूज होना चाहिए, उसमें भी लोग टैप वाटर यूज कर रहे हैं जो इन्फेक्शन का स्रोत हो सकते हैं। ये कुछ कारण हैं जो हाइपोथेसाइज हो रहे हैं कि इन वजह से ये फंगस, जो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये अभी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। आपने इस समय कोविड के दौरान जो हो रहा है उसके कारणों पर चर्चा की और आपने साथ में ये भी बताया कि इसके पहले 4 या 5 केस प्री कोविड में आपने देखे हैं इन सब चीजों के। तो वो जो प्री कोविड में जो केसेस देखे थे, उनके रीजन भी लगभग यही थे? जी, उनके रीजन भी यही थे, जैसे कि मैंने बताया एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो इसके पहले ये तो जो अभी मैंने आपको कॉजेज बताए जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम क्यों हो रही है, इसके पहले जो और दूसरे कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है, वो उनमें से कई हैं HIV का इन्फेक्शन। जैसे HIV का इन्फेक्शन हमारी इम्यूनिटी बहुत कम कर देता है, उन कुछ केसेस में म्यूकरमाइकोसिस के केसेस काफी देखे गए हैं पहले। या फिर जो कैंसर से पीड़ित मरीज हैं,
उनको उनकी हमारी इम्यूनिटी बॉडी में कम होती है। उन कैंसर के मरीजों में इस तरह के इन्फेक्शंस देखे गए हैं। या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, काफी पेशेंट्स में जिनको होता है, बहुत अनकंट्रोल्ड होता है और उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उन केसेस में ये म्यूकरमाइकोसिस पहले देखा गया है। तो ये कुछ एक जनरल इम्यूनिटी वीकनिंग कंडीशंस है हमारी बॉडी की, जिसमें पहले प्री कोविड एरिया में ये इन्फेक्शन पहले देखा गया। कई बार पहले ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को शुगर होती है और शुगर की वजह से उसकी आंख चली गई, तो मुझे लगता है यही कारण रहा होगा उसका। सर, शुगर की वजह से आंख जाने के और भी कारण होते हैं। शुगर की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में तो डेफिनेटली ये कारण हो सकता है, बट ये जनरली पकड़ में आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये पकड़ में नहीं आए और आंख चली जाए। शुगर की वजह से शुगर डायरेक्टली भी हमारे आंख के पर्दे को अफेक्ट करती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, और आंख में ब्लीडिंग कर देती है और आंख का पर्दा उखड़ जाता है कई बार। उस वजह से मोस्टली शुगर हमारी विजन को अफेक्ट करता है। ये जो इन्फेक्शन है ये शुगर का एक सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरीली शुगर डायबिटिक रेटिनोपैथी करके भी विजन को कम करता है। कोविड के दौरान जो इस तरह की लगातार दिक्कतें निकल कर आ रही है, एक के पीछे कोई ना कोई कारण निकल कर आते हैं, ब्लैक फंगस को लेकर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? सर, ट्रीटमेंट में कुछ एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। बेसिकली एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन लग रहा है पेशेंट्स को ट्रीट करने में। सो मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से कुछ एंटी फंगल ड्रग्स हैं, जो एम्फोटेरिसिन भी, जो आपने जैसे सुना होगा, अभी काफी स्टॉक का शॉर्टेज है। उसी तरह इसवोकोनाजोल एक ड्रग है जो एंटी फंगल है, अगेन जो यूज हो रहा है इसके ट्रीटमेंट में। देन एक पोसाकोनाजोल ड्रग है। ये कुछ एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो इसके ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं। उसके अलावा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्योंकि ये इन्फेक्शन पहले हमारे नाक के रास्ते से हमारे साइनसेस में फैलता है, उसके बाद हमारे आंख और आंख का जो सॉकेट होता है ऑर्बिट, उसमें फैलता है, उसके बाद हमारे दिमाग मस्तिष्क में फैलता है। तो सर्जिकली भी इसको फंगस को निकालना बहुत जरूरी है अगर मेडिकली ट्रीट नहीं कर पाए तो इसीलिए जो ईएनटी सर्जन्स और मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं वो साइनसेस में जाकर इस इन्फेक्शन को क्लियर कर रहे हैं, या फिर साइनसेस के थ्रू हमारा जो ऑर्बिट होता है, आंख का जो बोन होता है, उसको भी कट करके उसका इन्फेक्शन भी क्लियर किया जा रहा है। और जब एकदम अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन हो रहा है आंख के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, कई बार आंख निकालने की भी नौबत आ रही है, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि इन्फेक्शन निकल जाए उनकी बॉडी से, क्योंकि दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। आंख सबसे पहला, फ्रॉम अ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूंगा कि सबसे पहला हमारा गोल होता है पेशेंट की नजर बचाना। उसके बाद हमारा गोल होता है पेशेंट की आंख बचाना, कि हमको आंख निकालने की कोशिश नहीं करनी पड़े। अगर उसकी भी नौबत आ जाए तो फिर तीसरी चीज होती है पेशेंट की जान बचाना। उसके लिए फिर हमको आंख निकालनी भी पड़े इन्फेक्शन को बॉडी से कम करने के लिए, तो वो भी कई बार करना पड़ता है। ब्लैक फंगस को लेकर जैसे आपने कारण बता दिए, जो कुछ भी कारण वहां पर है जिसकी वजह से सब चीजें हो रही है, लेकिन क्या इसको रोका जा सकता है इन्हीं सब कारणों से, या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? कई चीजें जो थ्योरीज आ रही हैं उसके हिसाब से अगर हम चलें तो कंट्रोल किया जा सकता है। पहली चीज ये है कि स्टीरॉइड्स बहुत जरूरी हैं कोविड ट्रीटमेंट में और काफी दिए जा रहे हैं, बट ओनली आफ्टर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ये स्टीरॉइड्स लेने चाहिए कोविड पेशेंट्स को। अभी बहुत देखा जा रहा है कि लोग अपने आप स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट चालू कर दे रहे हैं घर पे। स्टेरॉइड से शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, शुगर लेवल्स को मॉनिटर नहीं किया जा रहा। सो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज में, कितना डोज स्टेरॉइड देना है, कब तक देना है, किसको नहीं देना है। काफी पेशेंट्स को जरूरत नहीं है स्टेरॉइड्स की, फिर भी पेशेंट स्टेरॉइड्स ले लेते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जो पेशेंट स्टेरॉइड्स पे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है शुगर मॉनिटर करना, जो कि नहीं हो पा रहा है। अगर शुगर मॉनिटर होती है तो उसके लिए अगर शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन लेना, इस तरह की चीजें शुगर कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज कर रहे हैं उनको स्टेराइल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर यूज करने की जरूरत है। जो ट्यूबिंग्स के थ्रू हॉस्पिटल्स में यूज कर रहे हैं वहां पे भी उन चीजों का स्टेरिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम ले सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन। अगर कोई पेशेंट 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा
इस ऑक्सीजन थेरेपी पे रहता है तो उनको प्रोफाइलैक्टिक एंटी फंगल टैबलेट्स चालू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मास्क पहनना तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, माउथ गार्गल्स करना भी काफी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो रेट्रोस्पेक्टिवली अब हम सोच रहे हैं कि ये चीजें शायद अगर मॉनिटर हो आगे जाके तो ये केसेस शायद कम देखने को मिले। डॉक्टर, जैसा आपने कहा कि सर्जिकल भी एक एस्पेक्ट है इसको क्लियर करने का, वो दूसरा मेडिकल या मेडिसिन से भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो क्या लगता है अभी जो केसेस देखने में आ रहे हैं उसमें सर्जिकल्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है या दवाइयों से भी ठीक हो रहे हैं? दोनों की जरूरत पड़ रही है सर। अभी जितने केसेस आ रहे हैं वो प्राइमरीली प्रॉब्लम ये है कि ये केसेस बहुत लेट रिपोर्ट हो रहे हैं। जब पेशेंट की आंख में इन्वॉल्वमेंट या साइनसेस में इन्वॉल्वमेंट बहुत आगे स्टेज तक पहुंच चुका है तब पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। उस केसेस में सर्जिकल डिब्राइवमेंट भी बहुत जरूरी है, मेडिकल थेरेपी तो जरूरी है ही। तो अभी जितने केसेस आ रहे हैं वो 90% केसेस में सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट दोनों की ही जरूरत पड़ी है। अगर केसेस बहुत जल्दी आते हैं हमारे पास, अगर पेशेंट जल्दी आ पाता है तो सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट भी काफी जरूरी है। आंखों की रोशनी जाने वाले अगर हम केसेस समझे तो कितने आ रहे होंगे अभी? सर जितने केसेस अभी आए हैं उसमें करीब 80 to 90% केसेस में आंखों की रोशनी कम हो रही है या जा रही है, या फिर अगर रोशनी नहीं भी जा रही है तो आंखों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। रोशनी जाने के अलावा इसमें आंखों का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से दिख रहा है कि आंख की जो पलक है उसका मूवमेंट पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आंख की पलक बंद हो जा रही है जिसको टोसिस बोलते हैं, या फिर इन्फेक्शन पीछे से आंख पे प्रेशर डाल रहा है या आंखों की मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो हमारी आंख बाहर निकल जा रही है, बाहर दिखती है निकली हुई दूसरी आंख के कंपैरिजन में, जिसको प्रोप्टोसिस कहते हैं। आंख पेशेंट हिला नहीं पा रहा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आंख एकदम स्थिर हो जा रही है, पेशेंट का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, उस वजह से पेशेंट को डबल विजन हो रहा है। या फिर पर्दे की जो ब्लड सप्लाई करती है जो आर्टरी, जिसको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी बोलते हैं, उसके ब्लॉकेजेस काफी देखने को मिल रहे हैं जिस वजह से पेशेंट की रोशनी कम हो रही है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आंखों में जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। साइनस नाक से होकर कान से होकर आंख तक पहुंचता है, ये जो फंगस इन्फेक्शन है। कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उसको कितना इम्पैक्ट डाल रहा है? उस पर डायरेक्टली अभी हमने इम्पैक्ट नहीं देखा है सर। कैरोटिड के थ्रू इन्फेक्शन नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिकॉज दे इन्फेक्शन जो बॉडी में एंटर कर रहा है फंगस वो नेजल पैसेज के थ्रू एंटर कर रहा है मेन। नेजल पैसेज के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इनका पीछे जो हमारे बोनी साइनसेस होते हैं, जो साइनस की तकलीफ जानते हैं हम लोग, तो साइनसेस के थ्रू होता है और ये साइनसेस के थ्रू फिर आंख में चला जाता है एंड बोन में जाता है। तो करोटिड आर्टरी का इसमें डायरेक्टली कुछ पैसेज नहीं है इन्फेक्शन का। क्या डॉक्टर, कोविड के जितने पेशेंट्स हैं और जो डायबिटिक हैं तो उनको फ्यूचर में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आंखों के लिहाज से? डेफिनेटली हम अभी यही प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो, कुछ वार्निंग साइंस हैं, आंख का थोड़ा सा लाल होना या डबल विजन होना, आंख मूव नहीं कर पाना, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर होते हैं, थोड़ा सा भी नेजल स्टफीनेस होना, कुछ फाउल स्मेल आना या कहीं पे कुछ ब्लैकिश डिस्चार्ज दिखना स्किन पे, ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जो हमको बता सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो जितने पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं जो ठीक होके भी घर पे बैठे हैं उनको ये वार्निंग साइंस बताना बहुत जरूरी ताकि वो बीमारी को जल्दी पकड़ पाए और कुछ सस्पेक्ट करके अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या ईएनटी सर्जन या जो भी है उनको आके एक बार एक चेकअप कराएं। डॉक्टर, इस ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट को लेकर जो एंटीबायोटिक दिए जाने हैं, जो ड्रग्स दिए जाने हैं, उनका शॉर्टेज काफी है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, कुछ अल्टरनेट ड्रग्स अवेलेबल हैं या चूंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा नहीं थी, धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन स्मूथ होगा? सर शॉर्टेज एक्चुअली इसलिए क्योंकि इतनी मात्रा में ये इन्फेक्शंस पहले कभी देखे नहीं गए हैं, तो अभी तक जितना ड्रग का रिक्वायरमेंट रहता था वो कम ही रहता था। अब एकदम से जो नंबर्स बढ़े हैं इस वजह से ड्रग्स कम पड़ रहे हैं, बट धीरे धीरे प्रोडक्शन भी इनका बढ़ा है। अभी रिसेंटली अभी हमको खबर आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद ये ड्रग्स की काफी डोजेस आने वाले हैं। एम्फोटेरिसिन भी जो मेन स्टे है
ट्रीटमेंट का वो तो शॉर्टेज में ही, उसके साथ जो दूसरे ड्रग्स हैं वो अभी फिर भी अवेलेबल हैं, जैसे पोसोकोनाजोल है वो फिर भी अवेलेबल है। वो उतना इफेक्टिव शायद नहीं है इसके ट्रीटमेंट में, बट एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट तो है ही। सो लेट्स होप कि ये ड्रग्स अभी आए जल्दी और मार्केट में। सही बात है, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि लेट्स होप ये ड्रग्स मार्केट में आए और जल्दी से लोगों का ट्रीटमेंट हो। हम चाहते हैं जल्दी से कोरोना खत्म हो, लाइफ नॉर्मल सी की ओर बढ़े, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उन पर भी धीरे धीरे सारे लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।